Hello student, good morning all of you. Now I start your chemistry lecture and previous days I have taught atomic radius, meaning and comparison, exceptional and logic. After that we start type of radius. So now heading is type of radius. Type of radius. Heading is 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 type of radius. पहला है आयोनिक रेडियस. आयोनिक रेडियस, कोवैलेंट रेडियस, कोवैलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस, और लास्ट वन इज वैन डर वाल रेडियस. वैन डर वाल रेडियस. Now there are mainly four type of radius. That is ionic radius, covalent radius, metallic radius, and van der Waals radius. Metallic radius is also known as crystal radius. Crystal radius. First thing is that why we need to teach type of radius. क्या जरूरत पड़ गया हमें टाइप ऑफ रेडियस टीच करने का या पढ़ने का? तो इसका आंसर है कि हमारे पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं. कुछ आयनिक बनाते हैं, कुछ कोवैलेंट बनाते हैं, कुछ बॉन्ड ही नहीं बनाते हैं. ठीक है, तो उनको मेजरमेंट करने के लिए अलग अलग तरीके किए लगाए गए. ओके ना? तो जैसे मान लो हमें आयनिक के लिए निकालना हुआ, आयनिक के लिए निकालना हुआ जैसे Na+ का निकालना हुआ या Cl- का निकालना. हमें नहीं, लैब में हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हमें लैब में चाहिए. K+ का निकालना हुआ, CS+ का निकालना हुआ, ठीक है, O-2 का निकालना हुआ, N-3 का निकालना हुआ, F- का निकालना हुआ, आयनिक का निकालना हुआ. तो हम आयनिक वाला प्रोसेस को, आयनिक वाला एलिमेंट को आयनिक से मेजरमेंट करेंगे. लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर हम आयनिक वाला करें तो हमें, अब मार्केट में जाओगे बोलोगे परचेज कर हमें Na+ दे दो. मार्केट में जाके कहीं बोलोगे सर हमें Na+ दे दो, कहीं किसी शॉपी पे गए और बोले कि Na+ दे दो, वो मारेगा भी, बोले Na+ थोड़े ना होता है. Na+ होता है क्या? हाँ, NaCl जरूर होता है, जिसको पानी में डालने के बाद वो टूट जाता है Na+ में और Cl- में. तो आयंस फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं क्योंकि वो अनस्टेबल होते हैं. अब हमें इनका रेडियस चाहिए, तो इनके रेडियस के लिए कंपाउंड को ढूंढना पड़ेगा ना. इनके रेडियस को अगर चाहिए, Na+ को रेडियस को चाहिए हमें, Cl-, ऐसा तो नहीं होगा गए हम लैब में Na+ पड़ा हुआ है लेके और उसको मेजरमेंट कर दिए, रेडियस निकल गया ना. रेडियस आसान निकालना थोड़े ना होता है. तो अगर हमें Na+ का चाहिए तो हमें उसके लिए कंपाउंड को ढूंढना पड़ेगा कि Na+ किस स्टेट में होता है. समझ में आ गया? उसके बाद Cl-, मान लो Cl- का निकालना है तो उसके लिए हम निकालेंगे F- का. तो कहने का मतलब है ये जो केटायन और एनायन है वो फ्री स्टेट में नहीं होता है. तो इनका मेजरमेंट हम आयनिक के अकॉर्डिंग करते हैं. हमें कैसे करते हैं वो नहीं पढ़ना है, किसके लिए करते हैं वो हमें पढ़ना है. ठीक है, अगर मान लो हमें ऑक्सीजन के लिए चाहिए, नाइट्रोजन के लिए चाहिए, फ्लोरीन के लिए चाहिए, क्लोरीन के लिए चाहिए, ठीक है, इनके लिए हमें चाहिए. अब यहां ध्यान देना, ऑक्सीजन तो फ्री स्टेट में होता नहीं है, O2 होता है, N2 होता है,
F2 होता है, Cl2 होता है। अब ये ऑक्सीजन का, हमें ऑक्सीजन का चाहिए, O2 का नहीं चाहिए। हमें नाइट्रोजन का चाहिए, N2 का नहीं चाहिए। हमें फ्लोरीन का चाहिए, हमें क्लोरीन का चाहिए। बरोबर है क्या? तो हमें इसका चाहिए, और ये ऐसे बॉन्ड में एग्जिस्ट करता है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के एक एटम थोड़े ना एग्जिस्ट करता है, नाइट्रोजन तो N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऑक्सीजन के एक फॉर्म में थोड़े ना एग्जिस्ट करेगा, ऑक्सीजन जो है एक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। बराबर है क्या? कोई प्रॉब्लम? चलो, अब हमें मान लो मेटल का रेडियस चाहिए, आयरन का रेडियस चाहिए, कॉपर का रेडियस चाहिए, जिंक का रेडियस चाहिए, ठीक है, सोडियम का रेडियस चाहिए। एक Na और Na प्लस अलग अलग है, सोडियम है, सोडियम प्लस है, दिस वन इज मेटल, ठीक है। एल्युमिनियम का चाहिए, जितने भी मेटल है, निकेल का चाहिए, कैडमियम का चाहिए, मर्क्यूरी का चाहिए, ठीक है, टंगस्टन का चाहिए, जितने भी मेटल है उनका चाहिए। अगर हम तो हम उसको मेटालिक रेडियस के प्रोसेस से निकालेंगे। अब वैंडरवाल किसके लिए होता है निकालने के लिए? इनर्ट गैस के लिए। अब इनर्ट गैस क्या होते हैं? वो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, ये क्या होते हैं? ये मोनो एटॉमिक होते हैं, किसी आपस में रिएक्शन नहीं करते हैं, मोनो एटॉमिक होते हैं, मोनो एटॉमिक। अब इनका रेडियस जो होता है गैसियस स्टेट में होते हैं, एक गैस होते हैं। अब इनका रेडियस हमें मेजर करना है, तो इनका रेडियस हम वैंडरवाल से मेजर करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि कैटेगरी अलग अलग बना दिया गया। अगर हमें ऑक्सीजन का चाहिए तो O2 के पास, और इनमें हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें कोवैलेंट बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है। तो ये थोड़ा केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने के पहले ये थोड़ा सा जान के रखना पड़ेगा कि हम कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ रहे हैं। ये मेटल है, मेटल है, और ये जो है वो इनर्ट गैस के लिए अप्लाई किया जाता है। और ये जो आयंस है, आयंस आयनिक बॉन्ड, इसमें जो कंपाउंड मिलते हैं जैसे KCl हुआ, MgCl2 हुआ, ठीक है, ये जो होते हैं आयनिक बॉन्ड होते हैं इसके अंदर। तो जिस कंपाउंड में आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा उसको रेडियस, केटाइन और एनायन को आयनिक रेडियस मेथड से निकालेंगे। जिस कंपाउंड के अंदर कोवैलेंट बॉन्ड होगा और उसमें हमें किसी एक एटम का रेडियस चाहिए तो हम कोवैलेंट मेथड से निकालेंगे। अगर हमें मेटल का रेडियस निकालना है तो मेटल का रेडियस हम मेटालिक रेडियस के अकॉर्डिंग निकालेंगे, और हमें इनर्ट गैस के लिए निकालना है तो वैंडरवाल के मेथड से हम निकालेंगे। यानी 4 मेथड जो है हमारे लिए वो सबके लिए अलग अलग है, ठीक है। आयनिक रेडियस के लिए, आयनिक रेडियस के लिए हम किसी कंपाउंड में अगर आयनिक बॉन्ड है तो उसके लिए निकालेंगे। जब कोवैलेंट बॉन्ड है तो हम उसके लिए कोवैलेंट रेडियस निकालेंगे। मेटालिक है तो मेटालिक रेडियस मेथड से निकालेंगे, और इनर्ट गैस है तो वैंडरवाल से निकालेंगे। अब बात रही है सर हमें कैसे मालूम चले कहाँ आयनिक है कहाँ कोवैलेंट? हमें मालूम नहीं करना है, हम आगे जो चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग उसमें हम पढ़ेंगे कि कहाँ पढ़ना है, कहाँ हमें टीच करना है, सॉरी कहाँ हमें केमिकल बॉन्डिंग है और कहाँ नहीं है, ठीक है। तो हमारा ये हुआ टाइप ऑफ रेडियस। अब बात रहा इसमें कि मेजरमेंट कैसे किया जाता है, तो हमें मेजरमेंट करना सीखना नहीं है, बस किसके लिए यूज किया जाता है या टाइप क्या होता है और इसका डिफिनेशन क्या है, ठीक है। तो अब देखो डिफिनेशन, आयनिक बॉन्ड में एक चीज ध्यान रखना है कि आयनिक बॉन्ड में जो केटाइन और एनायन होते हैं वो टच किए रहते हैं। हम मान के चलता हम इक्वल से मान के चलना, थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इसमें एरर आता है, लेकिन एरर को हमें हटा देना है। मान के चलना है ये Na+ है और Cl- है, ये दोनों एक दूसरे के टच किए हुए हैं, ये टचिंग कंडीशन में है, टचिंग किए हुए हैं, टचिंग कंडीशन में। अब ये जो सेंटर है दोनों का मिला दिया जाए A और B का, तो दोनों को इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बोला जाता है। तो किसी एक एटम का अगर रेडियस चाहिए तो ये रेडियस मेजर किया जाता है और उसको डिवाइड करके
हाफ कर दिया जाता है, मतलब उसको 2 से डिवाइड कर दिया जाता है। तो अगर हमें इसका रेडियस चाहिए Na प्लस का, बरोबर क्या, तो इनके बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, क्योंकि Na प्लस का चाहिए तो Na प्लस ऐसे थोड़ा ना एग्जिस्ट करेगा, वैसे एग्जिस्ट नहीं करता है, और हमें रेडियस चाहिए Na प्लस का रेडियस चाहिए, ठीक है, हमें Na प्लस का रेडियस चाहिए, लेकिन Na प्लस ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता और NaCl में एग्जिस्ट करता है। तो दोनों का सेंटर का डिस्टेंस निकाला जाता है और उसको हाफ कर दिया जाता है, आधे कर दिया जाता है। तो हम मान लेते हैं कि वो एटॉमिक रेडियस किसका है, केटाइन का है, लेकिन हम मानते हैं और ऐसे केसेस में केटाइन एनायन के बराबर रेडियस आ जाएगा, जबकि कभी होता नहीं है, तो ये थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम आयनिक रेडियस को अब डिफाइन कैसे करेंगे, तो आयनिक रेडियस में जो एटम होते हैं वो टच किए रहते हैं, केटाइन और एनायन एक दूसरे को टच किए रहते हैं, और ये हम सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस निकालते हैं, और डिस्टेंस के जो बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है उसको आधा कर देते हैं, वही होता है आयनिक रेडियस। यही हमें इतना ही डेफिनेशन में पढ़ना है, यानी हाफ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ हाफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ nucleus distance between cation and anion, cation and anion, half the internuclear distance between cation and anion is known as ionic radius। बस हमें इतना ही जानना है, बाकी हमें मेथड नहीं जानना है, ठीक है। तो एक के आयनिक रेडियस को डिफाइन करने के लिए ये बात हमें जरूर समझ में आना चाहिए कि दोनों एक दूसरे के टचिंग कंडीशन में होते हैं, और दूसरा चीज एक हमें मानना पड़ेगा कि यहाँ पर केटाइन और एनायन का साइज हम इक्वल मान रहे हैं, तब हमें किसी एटम का या तो केटाइन का या तो एनायन का अगर हमें रेडियस निकालना है तो डिस्टेंस को आधा कर देंगे, तो किसी एक सर्कल का रेडियस निकल जाएगा या किसी एक स्फीयर का रेडियस निकल जाएगा। तो यह थोड़ा सा जम्पशन लेके चलना है, ठीक है। अब आते हैं कोवैलेंट रेडियस का। तो कोवैलेंट रेडियस को पढ़ने के लिए अगर हमें ऑक्सीजन का रेडियस चाहिए, तो ऑक्सीजन तो ऐसे एग्जिस्ट करता नहीं है, वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इस बॉन्ड को हम तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद दोनों क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। अब अलग अलग होते हैं, या हम इनके बीच में तोड़ने के पहले क्या करते हैं, इनके ऑक्सीजन के बीच के जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को मेजरमेंट करते हैं। तो हमें थोड़ा सा ये जानना पड़ेगा, हालांकि केमिकल बॉन्डिंग में हम पढ़ेंगे कि जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है उसके अंदर जो एटम होते हैं एक दूसरे को ओवरलैप किए जाते हैं। इसे यहाँ टच किया हुआ है तो यहाँ ओवरलैप बोलते हैं इसको, ये एक ऑक्सीजन और एक दूसरा ऑक्सीजन एक दूसरे का टच किया हुआ है, सॉरी ओवरलैप किया हुआ है, तो कोवैलेंट में ओवरलैपिंग होती है, ओवरलैपिंग होती है। ये हम कहाँ सीखेंगे, केमिकल बॉन्डिंग में। अब ओवरलैपिंग होने के बाद हम इनके बीच का सेंटर, थोड़ा सा रेडियस कम आएगा क्योंकि टच किया रहता तो बिल्कुल परफेक्ट आता रेडियस, लेकिन ये जो एटम का रेडियस निकालना है केवल ऑक्सीजन का, तो हम बोलेंगे इसके डिस्टेंस C और D मान लेते हैं, तो डिस्टेंस C और D डिवाइड बाई 2, ये भी रेडियस वैसा ही निकाला जाता है, कोवैलेंट रेडियस वैसा ही निकाला जाता है, डिस्टेंस को आधा कर दिया जाता है तो एक सर्कल का रेडियस निकल जाता है। लेकिन अगर हम थोड़ा सोचे कि अगर डिस्टेंस को आधा करेंगे तो ये डिस्टेंस यहाँ आएगा और सर्कल का रेडियस यहाँ बताया जा रहा है, तो इतना तो इसमें एरर आ गया, फिर भी हम एजम्पशन मान लेते हैं, ठीक है। वो लैब में कितना एरर आता है, कितना परसेंट एरर आता है, उसके अकॉर्डिंग वो निकाल लेते हैं सब, बट हमें वहां निकालना नहीं, हमें जानना है, तो थोड़ा सा यहाँ एजम्पशन एज्यूम करके चलना है। तो रेडियस C और D डिवाइड बाई 2, तो इसको हम डिफिनेशन कैसे करेंगे, एक चीज ध्यान रखना कि इसमें ओवरलैपिंग होती है। हाफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हाफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन C एंड D लिख दे रहा हूं, C टू D, C और D ये डिफाइन कर रहा है, इज नोन एज कोवैलेंट रेडियस, इज नोन एज कोवैलेंट रेडियस। अब यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोवैलेंट रेडियस निकाला जाए और आयनिक रेडियस निकाला जाए तो कौन सा रेडियस ज्यादा आएगा, किसका वैल्यू ज्यादा गिरेगा, तो हम बोलेंगे आयनिक रेडियस ज्यादा गिरेगा एज कंपेयर टू कोवैलेंट रेडियस, आयनिक रेडियस इज ग्रेटर देन कोवैलेंट रेडियस। ऐसा क्यों, तो इसके अंदर एटम टचिंग कंडीशन में और इधर ओवरलैपिंग है,
तो ओवरलैपिंग, अब मान लो ये मार्कर है, अब हमें दोनों का सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस लेना है, ठीक है। यहां पर ये है मार्कर, अगर यहां से यहां के डिस्टेंस हमें लेना है मान लो, तो यहां पर आएगा, यहां पे आएगा, यहां से यहां के डिस्टेंस लेना है तो यहां पे आएगा। अब मान लो इसको ओवरलैप कर दिए हमने, अब ओवरलैप करके यहां से यहां के डिस्टेंस को आधा लेना है, तो आधा जो आएगा वो क्या आएगा, पहले से कम आएगा। तो आयनिक रेडियस इज ग्रेटर देन कोवैलेंट रेडियस, ओके ना, क्योंकि ओवरलैप होता है। अब आगे ध्यान देना, बस हमें इतना ही जानना है, इससे आगे हमें नहीं जानना कि इसके लिए होता है और कैसे डिफाइन करते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस में जो एटम होते हैं वो थोड़ा दूर दूर होते हैं। क्यों ऐसा होता है, उसके बीच में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो बॉन्ड बनाते हैं। तो ये अगर आयरन के एक एटम यहाँ है तो एक आयरन एटम यहाँ है, थोड़ा सा एजम्पशन इसमें भी करके चलना है। इसमें तो टच किया हुआ था, इसमें ओवरलैप था, इसमें बहुत दूर दूर हो जाएगा, तो इसमें हम बोल देते हैं ई एंड एफ, ए बी सी डी और ई एंड एफ। तो इनके डिस्टेंस को मेजर किया जाता है और इसका अगर रेडियस निकालना है उसको आधा कर दिया जाता है। लेकिन देखो रेडियस उससे बड़ा आ गया है, जितना एक्सपेक्टेड इतना था और ये आ रहा है हमारा, तो इतना का एरर आता है, यानी इतना ज्यादा आता है वैल्यू, ठीक है। तो उसमें वो लैब में कर लेते हैं, बट हम यहाँ डिफिनेशन क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बिटवीन, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन ई एंड एफ, ई एंड एफ इज नोन एज मेटालिक रेडियस, या इसको क्रिस्टल रेडियस भी बोला जाता है, ई एंड एफ। तो एक आयरन का अगर निकालना है तो इनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को मेजर किया जाता है लैब में और आधा कर दिया जाता है। ये है मेटालिक रेडियस। तो अगर हम कंपेयर करें आयनिक रेडियस, कोवैलेंट रेडियस और मेटालिक रेडियस, तो तीनों में सबसे ज्यादा कौन गिरेगा, तो तीनों में सबसे ज्यादा गिरता है मेटालिक रेडियस या क्रिस्टल रेडियस, ध्यान रखना, क्योंकि डिस्टेंस और भी बढ़ गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वैन डर वाल रेडियस। तो वैन डर वाल रेडियस किसके लिए होता है, इनर्ट गैस के लिए होता है। लेकिन इनर्ट गैस जो होता है वो बहुत दूर दूर होते हैं, गैसियस फेज जो होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, तो इनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इससे भी ज्यादा होता है। एक अगर हीलियम यहाँ है तो दूसरा हीलियम यहाँ है, फिर भी हम जंक्शन करके चलते हैं, जी और एच मान लेते हैं। डिस्टेंस बिटवीन रेडियस ऑफ वैन डर वाल रेडियस इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन जी और एच डिवाइडेड बाई 2, हम आधा कर देते हैं। तो हम मान के चलते हैं कि इसका एटम का रेडियस हमें निकल गया, लेकिन आधा यहाँ आएगा तो इसने इतना एरर आ जाएगा, फिर भी हम एज्यूम करके चलते हैं, ठीक है। तो ये है वैन डर वाल रेडियस। तो वैन डर वाल रेडियस की डेफिनेशन क्या होगा, डिस्टेंस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन जी एंड एच, हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन जी एंड एच इज नोन एज वैन डर वाल रेडियस, ओके। अगर हम चारों रेडियस का कंपेयर करें तो कौन सा रेडियस सबसे ज्यादा गिर रहा है, सबसे ज्यादा वैन डर वाल का वैल्यू ज्यादा आ रहा है, वैन डर वाल सबसे ज्यादा वैल्यू ज्यादा दे रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा डिस्टेंस है और आधा डिस्टेंस हमें देखना है। आधा वैल्यू इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा, फिर इसमें आएगा और सबसे कम इसमें आएगा, यानी कोवैलेंट रेडियस इज स्मॉलेस्ट एंड वैन डर वाल रेडियस इज लार्जेस्ट, ओके ना। तो ये डिफिनेशन है और ये इसका कंपैरिजन है। तो हमें क्वेश्चन कंपैरिजन में ही आते हैं, जैसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, चलो पहले इसको लिख लो, इसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछेगा। तो एक बार समराइज कर दे रहा हूं मैं, हमने पढ़ा टाइप ऑफ रेडियस। टाइप ऑफ रेडियस हम मेनली 4 टाइप के पढ़ते हैं, आयनिक, कोवैलेंट और मेटालिक और वैन डर वाल। आयनिक रेडियस जो होता है वो आयंस, केटाइन और एनायंस को निकालने के लिए होता है, केटाइन और एनायन को निकालने के लिए होता है, ठीक है। तो इसमें केटाइन और एनायन इस फॉर्म में तो मिलेंगे नहीं, तो हमें मॉलिक्यूल्स को पकड़ना पड़ेगा, यानी जिस कंपाउंड बनाते हैं वहां पकड़ना पड़ेगा। अब इसके अंदर बॉन्ड देखना पड़ेगा, तो इनके अंदर आयनिक बॉन्ड होता है, और आयनिक बॉन्ड जो होता है केटाइन और एनायन एक दूसरे को टच किए रहते हैं, टचिंग कंडीशन में होते हैं। अब टचिंग कंडीशन में ऐसा बोला जाता है, हालांकि केटाइन यहाँ एजम्पशन है कि केटाइन और एनायन के साइज इक्वल मान रहा है यहाँ पे, हालांकि इक्वल होता नहीं है, बट हम एजम्पशन मान रहे हैं, ठीक है। वो लैब में कैलकुलेट करते होंगे कितना एरर आया कितना नहीं आया, बट हम क्या करेंगे, इनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कितना होता है, ए और बी, उनको डिवाइड कर दिया जाता है 2 से, समझ में आ गया। तो ये हो गया आपका आयनिक रेडियस, ये हो गया आपका आयनिक रेडियस, उनको डिवाइड बाय 2 कर दिया जाता है। तो एक एटम का यानी एक सर्कल का अगर हमें निकालना है रेडियस, तो इनको डिवाइड करके हाफ कर दिया जाता है, तो एक सर्कल का रेडियस निकल जाता है। हमें हर में एक ही सर्कल का रेडियस निकालना है,
जितने भी चारों दिख रहे हैं एक ही सर्कल का हमें रेडियस चाहिए। यहाँ पर भी ओवरलैपिंग हो रहा तो एक ही सर्कल का रेडियस चाहिए, दो सर्कल का रेडियस नहीं चाहिए। तो एक सर्कल को रेडियस करने के लिए क्या करोगे, अगर मान लो तुम ऐसे नॉर्मल टाइप के गेम खेल रहे हो तो क्या करोगे, हमें एक सर्कल का रेडियस चाहिए, तुम्हें नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ से यहाँ डिस्टेंस मालूम है तुम्हें, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस मालूम है। अब मैं बोला एक सर्कल का रेडियस क्या होगा, तो तुम क्या करोगे, एक सर्कल का रेडियस निकालने के लिए उसको यहाँ से वहां ये डिस्टेंस मालूम है 10 सेंटीमीटर है, तो हमने बोला कि एक सेंटीमीटर इसका रेडियस बताओ क्या होगा, एक सर्कल का रेडियस ऑफ वन सर्कल। तो तुम क्या करोगे, यहाँ पर ये जो सर्कल है उसको डिवाइड करके 2 कर दोगे, तो यहाँ पर 5 और 5 आ जाएगा। तो तुमने क्या मान के चले, ये मान के चले कि दोनों का रेडियस क्या है, इक्वल है, ये मान के चले तभी तो डिवाइड किए। अगर इक्वल नहीं होता तो मानते क्या। तो यहीं पर हमें यही चीज हमें मान लेना है कि दोनों का रेडियस इक्वल होता है, मान लेना है, जंक्शन है। ठीक है, तो थोड़ा सा और समझा दे रहा हूं। नॉर्मल ऐसे हम नॉर्मल कैसे हम डिवाइड कर रहे हैं, क्यों डिवाइड कर रहे हैं। नॉर्मल अगर मैथ की तरफ हम भागे कि मैथ की तरफ अगर हम एक सर्कल ले लिया हमने और एक और सर्कल ले लिया, दोनों इक्विवेलेंट सर्कल है, हमें एक का रेडियस पूछ दिया क्वेश्चन में, ये चीज नहीं हमें मालूम है इसका रेडियस क्या होगा, लेकिन एक डेटा इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यहां से यहां दोनों का सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है। ए और बी का जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है। बोला है कि रेडियस ऑफ ए का रेडियस क्या होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि ए का रेडियस जो होगा वो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी के डिवाइड बाई 2 के बराबर होगा, यानी 5 होगा। तो यहां पर भी हमें एन एक ही सर्कल का रेडियस निकालना है। तो हमने क्या किया, यहां पर ये दोनों का इंटरनेगुलर डिस्टेंस निकाला और डिवाइड बाई 2 कर दिया, तो हम Na प्लस का रेडियस निकाल लिए, लेकिन Cl माइनस का भी रेडियस उतना ही आ जाएगा। क्या ये ऐसे नॉर्मल केस में है क्या, नहीं, कि टाइन और एनाइन का साइज कैसे बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो समथिंग एरर आता है, उतना मान के चलना पड़ेगा। तो इनके डिस्टेंस को आधा कर देंगे। अब आते हैं कोवैलेंट में। कोवैलेंट में क्या जानना है कि कोवैलेंट में अब कौन कौन मॉलिक्यूल्स कोवैलेंट बनाता है वो हम बाद में देखेंगे। इतना जैसे मैं बताया उस एग्जांपल्स के तौर पे काफी है। तो कोवैलेंट बॉन्ड में ओवरलैपिंग होता है। ओवरलैपिंग क्यों होता है ये सब केमिकल बॉन्डिंग में हम सीखेंगे। अब इनके बीच में ओवरलैपिंग होगा। सोचो इसी एटम को ओवरलैप कर दिया जाए और बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर बोला जाए, तो क्या रेडियस 5 आएगा क्या, नहीं, 5 से थोड़ा कम आएगा। तो ये भी रेडियस थोड़ा सा कम आता है, इसमें भी एरर आता है, इसमें भी मान के चलना है। मेटालिक रेडियस में दूर दूर होता है, इसमें वैल्यू ज्यादा आ जाता है। हमें इसका रेडियस चाहिए तो इनके डिस्टेंस को आधा करना पड़ता है। ठीक है, हमें इसका रेडियस चाहिए तो इनके डिस्टेंस को आधा करना पड़ता है, तब जाके इसका रेडियस। अब कितना एरर आता है वो लैब में निकाला जाता है कि इसमें इतना एरर आता है तो उसको उतना एरर कम कर दो। जैसे हर बार हमने बोल दिया कि अगर ओवरलैप करेगा तो हर बार तुम 0.8 सेंटीमीटर डिक्रीज कर देना। तो 5 है, 5 में से 0.8 सेंटीमीटर डिक्रीज कर देना। तो ये लैब में किया जाता है, वो हमें करने की कोई यहाँ रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें बस डिफिनेशन जानना है। ठीक है, तो यहाँ डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज नोन एज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, और यहाँ दो का डिस्टेंस है ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है। तो C एंड D इज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम। वो ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है। E एंड F इज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 मेटल, इससे आयरन और आयरन। और G और H इज इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 इनर्ट गैस, जैसे हीलियम और हीलियम। तो ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है। ठीक है, तो आयनिक रेडियस, हम कोवैलेंट रेडियस, मेटालिक रेडियस, वैन डेर वाल्स रेडियस किसके लिए पढ़ते हैं। ठीक है, और उनका मेजरमेंट किस तरीके से किया जाता है और मेजरमेंट में डिफिनेशन क्या है इसका, बस हमें इतना ही जानना है। और उनका हमें ये जानना है कि किसका रेडियस ज्यादा होता है, किसका रेडियस कम होता है। अब बात रहा इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो पहले इसको राइट डाउन कर लो, फिर मैं क्वेश्चन की तरफ जाता हूं। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, तो क्वेश्चन को पढ़ने के लिए जैसे मान लो हमने बोला कि रेडियस, हमने बोला कि मेटालिक रेडियस। अब ऐसा भी कभी कभी होता है कि उसको मेटालिक रेडियस से भी मेजरमेंट करते हैं और कोवैलेंट रेडियस से भी मेजरमेंट करते हैं।
कुछ कुछ ऐसे भी एलिमेंट हो जाते हैं जिनका मेजरमेंट दोनों तरीके से निकालते हैं। मेटालिक रेडियस ऑफ ए इज 123 पिकोमीटर, then what will be atomic radius of, what will be covalent radius, of A, A का कोवेलेंट रेडियस क्या होगा? अब देखो, हो सकता है कि A को मेटालिक से भी मेजरमेंट किया गया होगा और A को कोवेलेंट से भी मेजरमेंट किया गया होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं करना है, अब हमें आइडिया लगाना है। अब मुझे बताओ सबसे ज्यादा रेडियस किसका होता है? तो वैन डर वाल रेडियस होता है, उसके बाद मेटालिक रेडियस होता है, उसके बाद कोवेलेंट रेडियस होता है, उसके बाद यहाँ पर आयनिक रेडियस होगा और यहाँ पे कोवेलेंट रेडियस होता है। ये हमारा सीक्वेंस है। अब इसमें बोला है कि मेटालिक रेडियस 123 है, तो कोवेलेंट रेडियस क्या होगा? कोवेलेंट रेडियस क्या होगा? लेस देन 123। यही हमारा आंसर हो जाएगा, लेस देन 123 हमारा आंसर होगा। तो हमें इसमें कोई कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, ऑप्शन में मिलेगा लेस देन 123, वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देगा कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन एक्स और वाई मान लेते हैं, एक्स एंड वाई एटम इज 120 पिकोमीटर। फाइंड रेडियस ऑफ एक्स एटम। तो हम ये मान के चलेंगे, अब ये इसमें नहीं बोला इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एटम, फाइंड कोई सा भी एक रेडियस ले लो, फाइंड आयनिक रेडियस ही ले लो, आयोनिक रेडियस ऑफ एक्स एटम। ठीक है, तो ये आयनिक रेडियस में टच किए रहते हैं, तो टचिंग से कोई हमें लेना देना तो है नहीं, बस हमें नॉलेज के लिए बोला। डिस्टेंस हम हमेशा हाफ ही करेंगे, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस यहाँ ए मान लेते हैं या बी मान लेते हैं। तो रेडियस ऑफ एक्स इक्वल टू ए और बी का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस डिवाइड बाई 2, यहाँ 120 है और यहाँ 2, तो एक हम मान लेंगे कि इसका जो है रेडियस वो 60 पिकोमीटर है। तो अभी तो 60 और 60, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम आएगा कि एक्स और वाई का साथ इक्वल कैसे हो जाएगा, वो तो होगा नहीं, एजम्पशन है मान लिया हमने। वो कितना इसमें एरर आता है वो हम देखते हैं। ठीक है, ज्ञात्री ने आंसर भेजा भी है, नाइस। ये 2 क्वेश्चन समझ में आया क्या, कैसे हमें करने हैं? चलो एक क्वेश्चन और कराते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, जैसे बोला क्वेश्चन में कि रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इज 50 पिकोमीटर, देन फाइंड बॉन्ड लेंथ इन H2। बॉन्ड लेंथ इन H2। अब देखो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन को थोड़ा सा मानना पड़ेगा, ये है हाइड्रोजन ओवरलैप करता है, ये बॉन्ड ऐसे बनता है हाइड्रोजन का। अब उनके बीच का रेडियस 50 पिकोमीटर है, बॉन्ड लेंथ निकालना है। जो दोनों के बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होता है उसी को बॉन्ड लेंथ बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। यही है बॉन्ड लेंथ। अगर हम समझ में आ गया कि बॉन्ड लेंथ यही है बॉन्ड लेंथ, ये यहाँ का डिस्टेंस और रेडियस ऑफ, ये एक रेडियस 50 दिया है, तो पूरा रेडियस क्या होगा, पूरा डिस्टेंस क्या होगा? तो ये जो दिया है रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, एक का रेडियस दिया है ऐसे 50, तो दोनों का रेडियस क्या हो जाएगा
दोनों के बीच का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या हो जाएगा? दोनों का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को ही बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। इंटर न्यूक्लियस डिस्टेंस को ही क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। तो एक का रेडियस 50 है तो दो का क्या हो जाएगा? 100। तो बॉन्ड लेंथ कितना हो जाएगा? 100। तो कहने का मतलब है जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हम बार बार बोल रहे थे उसको हम बॉन्ड लेंथ भी बोल सकते हैं। जो हम बार बार इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बोल रहे थे, हाँ, लेस देन 100 नहीं होगा, इसमें एजम्पशन मान के चलना पड़ेगा। कब से ही बोल रहा हूं कि इसमें एजम्पशन मान के चलना पड़ेगा चिन्मय। ये हमें लेस देन नहीं करना पड़ेगा, ठीक है? लेस देन हम इसमें नहीं करते, हम मान के चलते हैं सब कुछ हमारे लिए इक्वल है, टचिंग कंडीशन भी इक्वल है। हाँ, इनमें कंपेयर करना हो तो लेस देन और ग्रेटर देन करेंगे, इनमें लेस देन नहीं करेंगे। ये हम एजम्पशन करके चलेंगे, ठीक है? इक्वल दोनों का साइज मान के चलेंगे, डिस्टेंस भी इक्वल मान के चलेंगे। थोड़ा बहुत एरर आता है तो मैंने बोला कि वो लैब में कैलकुलेट किया जाता है। तो आपको समझ में आया कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा? कंपेयर करा दिया जाएगा, एक का रेडियस दे दिया जाएगा, दूसरे का पूछ लिया जाएगा, दो का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस दे दिया जाएगा और एक का रेडियस पूछ लिया जाएगा, एक का रेडियस दे दिया जाएगा और बॉन्ड लेंथ पूछ लिया जाएगा। तो जब जब तुम्हें बॉन्ड लेंथ पूछेगा उसको डबल कर दो, यानी एक सर्कल का दिया है, दो सर्कल का पूछ रहा है। तुम्हें ऐसे नॉर्मल अगर मैथ की तरह सोचो तो एक सर्कल का रेडियस दिया है 50 सेंटीमीटर और दो सर्कल का पूछ रहा है, तो क्या होगा? 100 सेंटीमीटर। थोड़ा सा कम होगा लेकिन हम एज्यूम करके चलेंगे। और यहाँ पे दो सर्कल का दिया है, एक सर्कल का निकालना है, तो इसमें दो सर्कल का दिया है, एक सर्कल का निकालना है, और इसमें एक सर्कल का दिया है, दो सर्कल का निकालना है। और दो सर्कल का अगर निकालते हैं वही उसका क्या होता है? रेडियस होता है। बराबर है? कोई डाउट है?